नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज द्वारा संचालित केआरटी आर्ट्स, बीएच कॉमर्स एंड एएम साइंस अर्थात टीटीएचएम कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा एफवाय बीकॉम सेमिस्टर द्वितीय। हम कहानी साहित्य देख रहे हैं, जिसमें कहानी देख रहे हैं बच्चे का सपना, शेखर जोशी। पिछले तासिका में हमने भाग एक देखा था। अब हम इस कहानी का द्वितीय अंश देख रहे हैं, बच्चे का सपना, शेखर जोशी। भाग दो। घर लौटने से पहले हारी हुई बाजी का आखिरी दांव लगा लेने की अपनी इच्छा को मैं न रोक सका। स्टेशन के बाहर निकलने के पहले इस घटना की रिपोर्ट रेलवे पुलिस के कार्यालय में लिखने के उद्देश्य से जब मैं प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर बने हुए उस कार्यालय में पहुंचा, तो वहां पर केवल एक सिपाही बैठा हुआ था। मैंने संक्षेप में उसे अपने आने का उद्देश्य बताया और रिपोर्ट दर्ज कर लेने का अनुरोध किया। हाँ, रिपोर्ट लिखानी है। किस बात की? उसने इस प्रकार पूछा जैसे जो कुछ मैं बता चुका था वह उसने सुना ही न हो। मैंने बताया न कि मेरा झोला ट्रेन में छूट गया था। किस ट्रेन में? लोकल में, जो 5 बजे आती है। तो अब तो का मैं क्या उत्तर देता? लगा कि वह मुझे टालने की गरज से निरर्थक बातों में उलझा रहा हूं। आपका टिकट कहाँ है? उसने चुस्ती से पूछा, जैसे तहकीकात का क्रम शुरू कर रहा। मेरा सीजन टिकट है। जेब से टिकट निकालकर मैंने उसकी ओर बढ़ा दिया। और इस बच्ची का? उसने अपनी तहकीकात जारी रखी। यह मेरे साथ नहीं थी, यह तो घर पर थी। मैंने आपको बताया ना कि मैं घर जाकर फिर लौटा हूं। मैंने उसे समझाने का प्रयास, लेकिन अभी तो आपके साथ है स्टेशन के अंदर। उसके स्वर में कुछ सख्ती थी। अपनी गलती का एहसास मुझे भी होने लगा था और मुझे लगा मेरे हाथों में बच्ची के हाथों की पकड़ सख्त हो गई है। शायद वह घबरा रही थी। फिर जैसे उसने इस प्रसंग को एक बारगी छोड़ दिया और सामान का विवरण पूछने लगा। हाँ, तो घी, साबुन, तेल, बनियान। बनियान कितने थे? अच्छा। साइज? यही रहे होंगे दो मेरे नाप के, दो 14-15 साल के लड़के की नाप के और दो 8-10 साल के लड़के के नाप के। और क्या क्या था? वह जैसे सामान के बारे में कुछ रुचि लेने लगा था। मैंने सारा विवरण उसे दे दिया तो रिपोर्ट लिखने की बजाय उसने एकाएक प्रश्न किया। आपके पास माचिस है? नहीं, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। मैंने अपनी सफाई। अच्छा, तो आप बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते? उसने कहा और उठकर दरवाजे तक आ गया। उसके इस वाक्य में मुझे एक बार की उपेक्षा, तिरस्कार और अधिकार की गंध लगी। अब मुझे अपने आप पर झुंझलाहट होने लगी थी और मैं वहां से निकल जाना चाहता था। बाबू साहब, यह स्टेशन है। हजार तरह के लोग आते जाते हैं। सामान में आपका नाम तो लिखा नहीं है। साधारण सामान है, कोई भी अपने थैले में डालकर ले गया होगा। प्लेटफॉर्म पर खाउंचे वालों, ठोकरों ओकरों से पूछ लीजिए, किसी ने देखा हो तो। उसने मुझे निपटाने के लिए ही जैसे यह शब्द कहे थे, मैंने राहत की सांस ली और लौट आया। चलती गाड़ी में चढ़ते हुए उन छोकरों की स्मृति बार बार मन में कौन जाती थी। हो सकता है लोकल के पहुंचने पर भी वे ऐसे ही एक डिब्बे में पहुंच जाते हों। अपनी व्यस्तता में मैंने ट्रेन से उतरते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। हो सकता है उनमें से किसी के हाथ मेरा सामान लग गया हो और उसकी दौड़ धूप सफल हो गई हो।
खाली हाथ घर पहुंचने तक इस घटना की सूचना घर के अन्य सदस्यों तक भी पहुंच गई थी और वे सभी हमारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस छोटी-मोटी आर्थिक क्षति के अतिरिक्त अपनी लापरवाही का दृष्टांत बनने की ग्लानि, दिन भर की दौड़-धूप और रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश में झेली गई जलालत का कुछ ऐसा असर था कि मैं बहुत प्रयत्न करने पर भी अपनी उदासी से मुक्त न हो सका। मेरी गलती को महत्वहीन और नगण्य सिद्ध करने और मुझे उत्साहित करने के लिए जैसे घर के हर प्राणी में होड़ सी लग गई। चलो, जिसे घी का डिब्बा मिल गया हो, 2-4 दिन जमकर पूड़ी पराठे खाएगा और हमें दुआएं देगा, बड़के ने कहा। और भोजन के बाद ट्रॉफी की भी डिश जमेगी। छोटू ने पता लगाया तो बच्ची समेत सब हंस दिए और उदासी का कुहासा जैसे छट गया। भैया, वह एक कितना छोटा सा लड़का था, तुमसे भी छोटा, बीड़ी से इस अच्छे से धुएं के छल्ले बना रहा था कि क्या बताओ। बच्ची चहकने लगी थी। छोटू भी तो कभी कभी बना लेता है। बड़के ने मौके को रंगत देकर एक ढंग की सी छिपी सच्चाई को उजागर कर दिया तो छोटू पसीना पसीना हो गया। इन धुएं के छल्ले वालों की तकदीर में ही लिखा था तुम्हारा डिब्बा। मैंने अपने मन का संशय उजागर कर दिया। सच पापा? बच्चे ने चौंक कर दिया। और नहीं तो क्या, देख नहीं कैसे चलती गाड़ी में लपट कर चढ़ गए थे। मैंने अपने कथन को आधार देने के लिए तर्क प्रस्तुत किया कर दिया। अगर ऐसा था तो तुम उन छोकरों से एक बार पूछ तो लेते। पत्नी के स्वर में पहली बार हल्का सा रूखापन। पूछकर भी क्या होता, कोई इधर उधर कर दिया होगा। और क्या सबूत है? मैंने पूरा प्रयत्न किया कि अपने स्वर में किसी प्रकार का रूखापन ना आए। रात में सोते समय मैंने अनुभव किया, बच्ची की सारी कल्पना अब उन छोकरों पर ही केंद्रित होकर रह गई थी और यह देखकर अच्छा लगा कि वह इस खेल में सुख ले रही थी। शायद बड़के की बात उनके मन में बैठ गई थी। उनके माँ बाप लोग कुछ नहीं कहेंगे पापा? वह अपनी घरेलू नैतिकता के पहाड़ में अपनी कुत्ती सुलझा रहे थे। वे मवाली छोकरे थे बेटा, उनका न कहीं घर बार होता है न माँ बाप का ठिकाना। आज यहाँ तो कल वहाँ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। यह शायद उसके लिए नया रहस्य था। बहुत देर तक वह गुमसुम सी पड़ी रही, जैसे इस यथार्थ को समझने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद वह फिर वातावरण में लौट आई थी। उसने कहा, कल वे लोग खूब साबुन मलमल कर नहाएंगे, कैसे काले हाथ पैर हो रहे थे ना। हाँ, शायद कोयला बीनते धोते हैं, मैंने कहा। आपके झोले में तो तेल भी था ना, खूब चमचमा कर बाल बनाएंगे। वह अपनी कल्पना में उन्हें नहला धुला कर संवार रही थी। जिसने गोल गोल छल्ले बनाए थे वह तो बिल्कुल छोटू भैया जैसा ही लगता है। इसकी बनियान उसे बिल्कुल ठीक आएगी। फिर जैसे एक अद्भुत संयोग से उसे याद आया हो, वह बिछोने पर कुहनी टिका कर तिलक उठी। पापा, वे भी 6 लड़के थे और बनियान भी पूरी 6 है, सबके नाप की थी। अब सभी बच्चे उसकी कल्पना में नहा धो सच सवर तैयार हो गए थे और शायद मुंह में बीड़ी की जगह ट्रॉफियां रखकर सुभालने लगे। मैंने उसे दूसरी बातों में बहलाकर सुलाने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद शायद वह सो गई थी, यह मुझे नींद आ गई। सुबह मैं काम पर जाने के लिए तैयार हुआ तो बच्ची सोई हुई थी। अभी शाम को लौटते ही उसने पहला प्रश्न जो किया, मैं असमंजस में पड़ गया। पापा, वे लड़के मिले थे?
वास्तव में मैंने प्लेटफॉर्म पर उतरकर उन लड़कों को देखने की कोशिश का की थी, लेकिन एक साथ ही दो-दो गाड़ियों के आ जाने के कारण प्लेटफॉर्म की भीड़ ने उन्हें खोज लेना संभव नहीं हुआ और इसे व्यर्थ की चेष्टा समझकर मैं घर की ओर चल दिया था। इस बात का विश्वास हो जाने पर भी मेरा झोला उन छोकरों के हाथ में पड़ गया होगा। मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं था कि सजने संवरने की अपेक्षा उनकी प्राथमिकता पेट की होगी और वह सामान औने पौने में किसी ठुमके वाले या ढाबे वाले के हाथ में जा चुका होगा। परंतु बच्ची को यह सब बतलाकर मैं उसे निराश नहीं करना चाहता था। बच्चों के सामने मैं भरस झूठ न बोलने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इस बार मैं झूठ बोल गया, एकदम सफेद झूठ। हाँ बेटी, सबके सब दिखाई दे रहे थे, मैंने कहा। वह उत्सुकता से मेरी ओर देखने लगी। इसके पहले कि वह कुछ और पूछती, मैंने ही उसकी समस्या का समाधान कर दिया। आज सब नहा धोकर साफ सुथरे बने हुए थे, एकदम हीरो। मैंने हंसकर कहा। मेरा उत्तर सुनकर उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य की चमक आ गई। वह प्रसन्न थी और संतुष्ट, परंतु सभी बच्चों की तरह अपने सपनों की वास्तविकता से अपरिचित और अनजान। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी बच्चों का सपना यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।